नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में अध्ययन करते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। इससे पहले हमने रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को देखा था। उसमें क्रिया के भेद दो प्रकार के थे हमारे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के सभी नियमों को जान लिया और किस प्रकार से हमारी कोई क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो सकती है, इसको भली भांति इसका हमने अध्ययन कर लिया। आइए आज हम अध्ययन करते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। स्पष्ट है मित्रों? चलिए, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। देखते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। तो हम देखते हैं कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं नंबर 1 भेद हमारा पहला, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। दूसरा भेद देखें तो हम कह सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तीसरे भेद की यदि हम चर्चा करें मित्रों, तो तीसरा भेद हमारा है संयुक्त क्रिया। और चौथे भेद की बात करें तो चौथा भेद हमारा है नाम बोधक क्रिया। इस प्रकार मित्रों हमने देखा सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम बोधक क्रिया। एक इसका भेद और हमको मिलता है, इसको हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया मित्रों हमने पीछे द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के अंतर्गत अध्ययन किया था। और वास्तव में यदि देखा जाए तो पृथ्वीनाथ पांडे की जो पुस्तक है नालंदा, उसके अंतर्गत क्रिया के दो भेद दिए गए हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हमें द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया दिया गया है। फिलहाल वर्तमान में हम देखते हैं जो पुस्तकें वर्तमान हमारी आई हैं उनमें इस प्रकार से दिया गया है सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आइए एक एक भेद को उठाते हैं और एक भेद का अध्ययन विधिवत करते हैं। सबसे पहले मित्रों हम सहायक क्रिया का अध्ययन करते हैं। सहायक क्रिया अर्थात सहायता करने वाली क्रिया। सहायता करने वाली क्रिया अर्थात वह क्रिया जो सहायता करती है वह क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। लेकिन मित्रों प्रश्न अब यहां यह उठता है किसकी सहायता। तो हम देखते हैं यहां पर सहायता, किसकी सहायता? तो हमें उत्तर मिलता है मुख्य क्रिया की सहायता। स्पष्ट है? अर्थात यहां से हम परिभाषा बना सकते हैं कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। स्पष्ट है मित्रों? तो यहां पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं।
स्पष्ट है मित्रों? उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। मैंने या राम ने आम खाया। राम ने आम खाया है। अब मित्रों यहां पर मुख्य क्रिया क्या है? खाना। ये हमारी क्या है मित्रों? मुख्य क्रिया। और ये क्या है? हमारी सहायक क्रिया है। ये क्या है? सहायक क्रिया इस मुख्य क्रिया के सहायता कर रही है। अब यहां पर मित्रों प्रश्न ये उठता है कि मुख्य क्रिया को सहायक क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उत्तर हमको यह मिलता है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए या वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए मुख्य क्रिया को सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया की सहायता ना लें तो हमारा जो वाक्य होगा या तो अपूर्ण होगा या तो अर्थहीन होगा। स्पष्ट है मित्रों? जैसे हमने कह दिया घड़ी चलती है। अब यहां पर चलना तो मुख्य क्रिया हो गया मित्रों, मुख्य क्रिया। और है क्या है? ये हमारी सहायक क्रिया है। अब हमने क्या कहा? यदि सहायक क्रिया का प्रयोग हम मुख्य क्रिया के साथ ना करें तो हम देखते हैं कि वाक्य हमारा अपूर्ण होगा या अर्थहीन होगा। जैसे हमने कह दिया घड़ी चलती, घड़ी चलती, या हमने कह दिया घड़ी है। तो घड़ी चलती, तो घड़ी चलती और हमने है को बिल्कुल नहीं लगाया तो हमारा वाक्य कुछ अधूरा सा अपूर्ण सा लग रहा है। इसीलिए इस अधूरे और अपूर्णता को दूर करने के लिए हम सहायक क्रिया की सहायता का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और मित्रों और किस लिए इसकी आवश्यकता पड़ी? कभी कभी हमारे वाक्य में मित्रों मुख्य क्रिया नहीं आती है तो मुख्य क्रिया की कमी को या मुख्य क्रिया के स्थान पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं वाक्य को पूरा करने के लिए। जैसे उदाहरण में हमने कह दिया यह पेड़ है। अब यहां पर मुख्य क्रिया नहीं आई, सहायक क्रिया ही आई है। और सहायक क्रिया क्या कर रही है? इस वाक्य को पूर्ण कर रही है। अर्थात हम देखते हैं यहां पर कि मुख्य क्रिया के स्थान पर भी सहायक क्रिया का प्रयोग हम वाक्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो सहायक क्रिया का प्रयोग मित्रों स्पष्ट हो गया। सहायक क्रिया वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग ली जाती है। स्पष्ट है? चलिए, तो ये था हमारा सहायक क्रिया। आगे देखते हैं मित्रों। दूसरा देखते हैं। दूसरी क्रिया हमने देखी थी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया अर्थात मित्रों पूर्वकालिक क्रिया का तात्पर्य क्या हुआ? पूर्व काल की क्रिया, या इसको यदि हम और आसान शब्दों में कहें तो पहले वाली क्रिया या पहले समय वाली क्रिया। पहले समय वाली क्रिया। स्पष्ट है मित्रों? पहले समय वाली क्रिया, इसका मतलब पहले समय वाली क्रिया यदि हमारे पास है तो इसका तात्पर्य यह है कि इसके बाद भी कोई क्रिया होगी। स्पष्ट है मित्रों? पहले समय वाली क्रिया का तात्पर्य क्या हो गया कि इसके बाद भी कोई क्रिया होगी।
इसके बाद भी कोई क्रिया होगी। अर्थात जब दो क्रियाएं एक साथ आए तो यहां पर क्या कहा गया है, पहले वाली क्रिया और इसके बाद वाली क्रिया। तो पहले वाली क्रिया हमारी क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। अर्थात यहां पर इसके आधार पर हम परिभाषा बना सकते हैं कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसके बाद दूसरी क्रिया में लीन होता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कर्ता पहले वाली क्रिया को खत्म करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है तो पहले वाली क्रिया हमारी मित्रों पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो देखते हैं इसको परिभाषा के रूप में किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, देखते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले वाली क्रिया मित्रों क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। आइए उदाहरण देख लेते हैं, समझते हैं उदाहरण से। जैसे कह दिया बच्चा नाश्ता करके विद्यालय गया। बच्चा नाश्ता करके विद्यालय गया। तो विद्यालय गया, पहले विद्यालय गया कि पहले नाश्ता किया? हम देखते हैं पहले उसने नाश्ता किया फिर विद्यालय गया। इसका मतलब दो क्रियाएं उसने की, पहले उसने नाश्ता किया, ये हमारी क्या हो गई, पहले वाली क्रिया हो गई, और विद्यालय जाने की क्रिया क्या हो गई, बाद वाली हो गई। इसका मतलब पहले समय वाली क्रिया हमारी क्या हो गई मित्रों, यहां पर पूर्व कालिक हो गई। स्पष्ट है मित्रों, पहले वाली क्रिया पूर्व कालिक हो गई। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे मित्रों अन्य उदाहरण में जैसे हमने कह दिया पिताजी टीवी देखकर सो गए। पिताजी टीवी देखकर सो गए। तो यहां पर एक क्रिया सोना हो गई, एक क्रिया टीवी देखना हो गई। स्पष्ट है मित्रों, टीवी देखकर, इसका मतलब यह पहली वाली क्रिया हो गई, और यह वाली बाद वाली क्रिया अर्थात दूसरी क्रिया हो गई। और क्या कहा गया है कि जब दो क्रियाओं में एक क्रिया पहले होती है तो वह हमारी पूर्वकालिक होती है। क्या होती है मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया होती है। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कह दिया गया रीमा खाना खाकर
बाजार गई। तो पहली क्रिया क्या है मित्रों? रीमा ने खाना खाया, उसके बाद बाजार गई, अर्थात पहली वाली क्रिया क्या हो गई मित्रों? पूर्वकालिक हो गई। अब यहां पर मित्रों हमने जो भी 2-3 उदाहरण देखे हैं, इन 2-3 उदाहरणों में हमने यह देखा है कि जो क्रिया पहले हो रही है उस क्रिया के अंत में कर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ मित्रों? कर लगा हुआ है। खाना खाकर, टीवी देखकर, नाश्ता कर के कर लगा हुआ है या करके लगा होगा, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं, नोट करके, जिस क्रिया के अंत में, या जिस क्रिया के नहीं लिखेंगे, पहले वाली क्रिया के, पहले वाली क्रिया के अंत में प्राय कर या करके लगा होगा। स्पष्ट है? अर्थात जो पूर्वकालिक क्रिया होगी उस क्रिया के अंत में कर या करके लगा होगा और वही क्रिया हमारी क्या होगी? पूर्वकालिक होगी। यही इसकी पहचान है। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए देखते हैं आगे। और मित्रों हमने पूर्वकालिक क्रिया देख लिया और इससे पहले हमने सहायक क्रिया देख लिया। पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया का हमने पूर्णतः अध्ययन कर लिया। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले विषय के साथ, या अगला विषय कह दिया हमने, अगले भेद के साथ, और पूर्णतः उसका अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।